बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हजरात का जो SIR एजुकेशनल अवेयरनेस कैंपेन है, प्रोग्राम है, इसके सेशन में आप सबका खुशामदीद है। वेलकम टू ऑल। ये कैंप रखने का, ये प्रोग्राम रखने का इंटेंट ये था कि जो NRIs जिनको फॉर्म फिल करने के अंदर दिक्कत आ रही है या कोई उनको समझ नहीं है क्लैरिटी के यहाँ पे कैसे भरना है, तो उसका बेसिकली एक ख़ुलासा यहाँ पे दिया जाएगा कि किस तरीके से हम वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे वो लोग वो हैं जो मतलब अपने आप का फॉर्म फिल किए हैं और उनको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, ना कि कोई लीगल एक्सपर्ट या फिर कोई ऐसी शख्सियत जो इसके महारत रखते हैं। तो आपके सामने जो बात प्रेजेंट की जाएगी वो ECI जो गाइडलाइंस दिए हैं और जो ऑफिशियल न्यूज़ या नोटिफिकेशंस आए हैं उसके हवाले से रखा जाएगा। तो इंशाल्लाह हम ये सेशन का आगाज़ करते हैं। ये सेशन के दो पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रहेगा कि फॉर्म फिलिंग के ये फॉर्म है, एन्यूमरेशन फॉर्म, इसको हम फिल कैसे करेंगे। तो और दूसरा रहेगा कि ये SIR का ओवरव्यू के फॉर्म से लेके जो लास्ट इलेक्टोरल लिस्ट आएगी अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, उस हमें आज तक जो 4 फेजेस से हम लोग गुजरेंगे उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा। तो इंशाल्लाह 2 स्पीकर्स आपके सामने रखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हाउ टू फिल द एन्यूमरेशन फॉर्म, इसके लिए मैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और इस टॉपिक को एड्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ बेचारे ये बच्चे जो है हमारे शाहिद भाई वगैरह जो कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जो है हमारे कौम के लिए इस तरह के बच्चों की खिदमत की ज़रूरत है, जो हमें और हमारे बच्चों को भी इसमें लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम लोगों के साथ जो शदीद जो हमारी कौम को जो शऊर बेदारी लाने की ज़रूरत है चीज़ों में, उसके लिए हमारे नौजवान तबके की बे इंतहाई जो है ज़रूरत है इन सब चीज़ों के अंदर में। तो अब ये उसी सिलसिले में एक जो है, अभी मैं 10 दिन पहले मैं घर पे गया था इसी फॉर्म फिलिंग के सिलसिले में। तो 3 दिन रह के मैं कुछ प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखा हूँ वही आपके सामने कुछ जो मेरे पास जो कुछ सीखा हूँ मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। ये है बेसिकली मेन फॉर्म। ये फॉर्म जो है आपको BLO से मिल रहा है, जो BLO आपको ला के दे रहे हैं या नहीं ला के दे रहे हैं। अगर नहीं ला के दे रहे हैं तो आपको BLO से जाके हासिल करना है। तो ये फॉर्म के जो है मेन स्ट्रक्चर में जो है ये 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। ये 3 में एक आप अहम चीज़ आपको सबसे पहले फॉर्म को देख के समझने के लिए यहाँ आपकी फ़ोटो आ जाती है लगी हुई, जैसी कैसी भी हो, चाहे आप उसको पहचान सके या ना पहचान सके वो और बात है। क्योंकि फ़ोटो से फ़ोटो कुछ ऐसा कि मेरे पास 3 बेटियां हैं तो फॉर्म भर दिया, मैं बाद में देखा तो एक बेटी का दूसरी बेटी में भर दिया। यानी बताने का मकसद ये है कि वो क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की। तो यहाँ आपकी फ़ोटो रहेगी जो फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है, और ये आपको उसकी डिटेल रहेगी और आपको नई फ़ोटो आपकी अब जो ताज़ी फ्रेश फ़ोटो है वो यहाँ लगाने की ज़रूरत है। अब ये रहा, इसको 3 हिस्से में हम लोगों ने वो किया हुआ है। देखिए नंबर 1 2 3, ठीक है। अभी ये फॉर्म जो अगर आपको मिला हुआ है और आपके पास आपका नाम 2002 की लिस्ट में है, आपको जो है जो मैपिंग हुई सो लिस्ट आपको जो है BLO से मिल जा रही है, प्रिंट की भी मिल जा रही है। आपको उसके अंदर लिस्ट के अंदर में आपको देखना है कि आपका नाम कहाँ पर है। तो जो आपका नाम है, नाम के साथ में आपके जो है ना आपका एपिक नंबर भी है उसी लिस्ट के अंदर में, जो BLO जो बंच लेके जो घूम रहे हैं उनके पास। तो उसके अंदर में आपको 5 कॉलम है। पहला कॉलम जो है आपका जो सेंटर है, यानी जो आपका वोटर का जो सेक्शन जो बूथ है वो है। उसके बाद में सीरियल नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है आपका नाम है और उसके बाद में जो है आपका जो वोटर ID नंबर जो है वो है उसमें किया हुआ। तो ये वो लिस्ट है जो आपकी मैपिंग में 2002 की मैपिंग के लिस्ट के अंदर में आपका नाम ये लाइन में है। कोई डाउट? तो जिसका 2002 में जो है, जैसा कि मेरा ही है, मेरा ले लीजिए मेरे साथ 2002 में मेरा था, तो मैं ये कॉलम भरा, मेरा है ये वाला देखिए, ये मेरा है फॉर्म। ये देखिए, ये यहाँ पे जो है मेरा नाम के साथ में मेरा जो वोटर ID जिससे वो लोग रेफ़र किए हैं मेरे को, ये बनाए हैं, यहाँ पे लिख के आ जाता है, ठीक है। ये मेरी पुरानी फ़ोटो है, ये नई फ़ोटो है। तो ये मैं जो है ना ये 2002 का जो लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो लिस्ट वाला है ये। और इसके अंदर मेरा नाम मन्नान तो है लेकिन यन्ने है, यन्ने का मतलब नॉट अवेलेबल, असल में है यम। तो वो क्या मेरा असल क्या है वो बात बाद में है। अब जो एग्जिस्टिंग 2002 की लिस्ट में जो लोगों ने जो दिखाया, इधर आ जाइए भाई, 2002 की लिस्ट में जो प्रिंट हाथ में आई है
उसको जो है सबसे पहले वर्ड टू वर्ड वो लिखना है, क्योंकि वो लोग हमको जो यहाँ से जो मैपिंग करेंगे या जो भी हमारा डाटा जो कंपेयर करेंगे, हम जो नया डाटा जो दे रहे हैं उससे मैपिंग कर रहे हैं। अगर इससे उसमें कुछ चीज़ की गड़बड़ हो जाए तो फिर मुश्किल है। मुश्किल क्या है, फिर उसके लिए अलग मरहला है जो आपको उसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो अभी जो मेरा जो था मैं वैसे ही भर दिया, जैसा कि मेरे वालिद साहब का नाम कय्यूम है, QUYYM, यहाँ पे गलत आया, लेकिन फिर भी मैं यही लिख दिया, क्योंकि यही लिखने के लिए कहा जा रहा हर तरफ से, यानी BLOs की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, और जो हमारे जो असिस्टेंट जो हमको जो गाइड कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग लिए, वो लोग भी यही कर रहे हैं, तो वो लिख दिया। अब मेरे नाम के साथ में, वालिद साहब के नाम के साथ में मैं लिख दिया फादर। मेरे फादर मर के 30 साल हो गया, लेकिन यहाँ फादर है, फादर लिख दिया। अब मैं कहाँ का हूँ, निज़ामाबाद लिख दिया, तेलंगाना लिख दिया, फिर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। अब उसके बाद में मेरा एक पोलिंग बूथ कौन सा है, मेरा सीरियल नंबर क्या है, वहाँ का एरिया नंबर क्या है, ये 3 इसमें डाल दिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को मैं जो उसमें बताए थे वो मैं पहले यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि मेरा नाम और जो है 2002 की लिस्ट में है। क्लियर? ये फर्स्ट भरने के बाद में मैं सेकंड को यूज़ नहीं करूँगा, ये थर्ड को यूज़ करूँगा। हम लोग डिवाइड किए 3 में ना, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये 1 के बाद में मैं ये 3 में आ गया सीधे से। बोलिए प्लीज। नाम आपका पहले गलत था, मतलब एज्यूम कर लें जी, दोबारा फिर आपने वही नाम लिख दिया, मतलब नहीं, अब आप आगे देखिए, उसके बाद सवाल करिए, ठीक है। ये मैं 2002 की लिस्ट में जो लोग जैसा प्रिंट किए वो प्रिंट मैं कॉपी किया पूरा, ठीक है। अब ये आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, अब इसके अंदर में यहाँ पे जो है मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, और ये वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड को लिंक किया हुआ नंबर होना चाहिए, दैट इज मस्ट। आपके आधार कार्ड का नंबर, अब जैसा कि आप नया आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको OTP आता है, तो वो उतना कम्युनिकेशन आपको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जो है ना OTP आता है, जैसा कि आप ऑनलाइन भरेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये मेरा मोबाइल नंबर, फिर जी हाँ, फिर ये हो गया मेरा एपिक नंबर है क्या जी, हाँ, ये मेरा एपिक नंबर हो गया, जो यानी वोटर ID कार्ड पर जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे आ गया। तो अब मेरा करंट डाटा ये है भाई, देखिए डेट ऑफ बर्थ अब मैं लिख रहा हूँ, अगर पहले ये गलत थी होंगी तो अब ये मेरा नया अपडेट होने वाला है, जो अब मैं साबित करना हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये मैं ऐसा साबित लिख के नहीं कर दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उनको लिंक मार रही है पीछे से, किससे मार रही है, वोटर ID से मार रही है और मेरे आधार कार्ड से हो रही है। इसीलिए मेरे वोटर ID को और आधार कार्ड को दोनों को भी मेरे मोबाइल से लिंक होना ज़रूरी है, पहले किया हुआ होना चाहिए, नहीं है तो आप कर सकते तो कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें देखी जा रही है। आप यहाँ पर हैं तो फिर इंडिया में नंबर आपका जो यहाँ का नंबर भी मानते हो या इंडिया सवाल यहाँ का सवाल ही नहीं होता, इसीलिए मैं खास तौर पे गया और वहाँ पे किया, वहाँ का आपका नंबर होना जरूरी। जब आपके पास आधार कार्ड है तो डेफिनेटली यू विल हैव सम नंबर। सर जी, मेरा नंबर है जी, लेकिन वो आधार कार्ड, वो नंबर मेरे आधार कार्ड पर मेरे भाई का दिया हुआ है। ठीक है, चलता किसका भी रह दो, नंबर जिंदा होना चाहिए, क्योंकि वो लिंक होता है। आपको OTP आती है, मैं आगे जा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए जी। हाँ, थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा कर लो, मैं फिर आप जो डाउट है पूछिए, अगर मेरे पास उसका जवाब हो तो मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा आधार कार्ड में मेरे भाई का नंबर है, इसका भी रहने दो, भाई नंबर बस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। अब मैं एक बाप हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, 6 का नंबर एक को दिया हुआ है, सबका है, वो एक पे चल जाता, एक नंबर भी आएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया मेरा वोटर ID नंबर, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मेरे वालिद साहब का, अब बड़े भाई वोटर ID नहीं, वो आपका मोबाइल नंबर है ऊपर और आपका आधार नंबर है, ये आधार नंबर है, ये आधार नंबर है मेरा, ये आधार नंबर है, नीचे मोबाइल, ये मोबाइल नंबर है मेरा, हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा वालिद साहब का नाम जो आप कह रहे थे ना भाई, जो सही क्या है, तो मेरे पास ये वालिद साहब का नाम ये कहाँ पे है, वालिद साहब का ये जो मेरा नाम है, ये जो है अब मेरे पासपोर्ट पे है, मेरे आधार कार्ड पे है, सारी जगहों पे जो है वो मैं करेक्ट यहाँ पे अब लिखा। तो ये उसको ओवरराइट करेगा, क्या करेगा नहीं मालूम है, लेकिन तो ये करेक्शन को अब यहाँ हो गया। देखिए, अब वालिद साहब का मेरा कुछ एपिक नंबर नहीं है, क्योंकि 30 साल मर गए तो उनका कुछ नहीं है यहाँ पे। अब वैसी तरह से मेरी वालदा का है, ठीक है, वालदा का भी मैं नाम लिख दिया, वालदा को भी मर के काफ़ी टाइम हुआ, लेकिन अब मुझे उनका वोटर ID मिला, अगर जब मिल जाता तो मैं उनका भी यहाँ डाल दिया होता था। क्लियर, ठीक है। अब ये मेरी बीवी है, बीवी अभी है, इसलिए बेगम का नाम लिख दिया मैं। ये नाम मैं जो लिखा हूँ मेरी बीवी का, यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पहली बार लिख रहा हूँ मैं। तो मेरे पास मेरी बेगम का पासपोर्ट है, वोटर ID है, आधार कार्ड है, सब जगह में अल्हम्दुलिल्लाह नाम सेम है। तो ये सेम नाम मेरा जो है करेक्ट, वो स्प्रिंग दे दिया, और उनका वोटर ID है, वोटर ID का नंबर भी डाल दिया। फादर मदर का वो क्या करते हैं जी बोलिए। वो नहीं है जहाँ आपने डाला डायरेक्ट। हाँ, ये क्योंकि मेरे फादर तकरीबन 30 साल पहले मर गए, तो उन्होंने 30 साल से कोई डाटा में नहीं है, लेकिन नाम है उनका, नाम लिख दिया मैं, क्योंकि ये नाम भी वो नाम लिखा जो मेरे वोटर ID में, पासपोर्ट में है, वो नाम लिखा। किसी के माँ बाप का पासपोर्ट नहीं बना हुआ है तो आप कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिख दीजिए आप। नहीं, नाम लिखना जरूरी, नहीं, नाम तो लिखना है, नाम को तो नहीं छोड़ सकते ना आप। नाम तो आपका कहीं ना कहीं आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट में बाबा का नाम नहीं है, जो है वही नाम लिखिए आप, नाम के बगैर तो नहीं हो सकता ना भाई। चलिए भाई,
अब देखिए मेरे बच्चे का ये है ना, ये फॉर्म किसका था जिसका नाम 2002 की लिस्ट में मेरा नाम था, वो आया, ये मेरा था। तो वो फर्स्ट कॉलम भरे और थर्ड कॉलम भर दिए। अभी ये नेक्स्ट जो है प्रोजेनी मैपिंग, जिनका नाम ये फॉर्म जो है गल्फ में रह के नहीं कर सकते। उसको बताया जाएगा, सब्र करिए। ये अभी काफ़ी लोग है आपके सवाल, पहले देख लीजिए जो मैं, वरना फिर मैं भूल जाऊंगा, ताकि जो चीज़ मेरे जहन में वो समझा दूँ, उसके बाद फिर क्या बेटा 2002 का क्लियर है आप लोग को? 2002 का जिसका लिस्ट जो प्रिंटेड जो BLOs दिए ये मेरा था, वो क्लियर हो गया आप सबको? बोलिए। हाँ ठीक है, ये जो डाटा है मेरा, ये देखिए, ये है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। वो एक उर्दू में एक, ये वाला, हाँ ये देखिए, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जिसका 2002 में जैसा मेरा नाम आया था, मैं 1 और 3 फिल करूंगा। जिसका नहीं आया वो 2 और 3 अब फिल करें। जिसका नहीं आया था नाम, जैसा कि मेरा बच्चा है, अब 2 साल पहले 18 का हुआ उन्हें, अब 20 का है, तो उसका वोटर ID है, तो उसका सेकंड और थर्ड आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा। चलिए आ जाइए सेकंड, ये है, देखिए मेरे उसमें ये मैं 1 भरा था, थर्ड भरा था, लेकिन मेरे बच्चे का अब ये वोटर ID होने की वजह से इसकी जो है मैपिंग हुई है और ये आया है, तो अब ये मेरा बच्चा जो है मेरा बच्चा है, ठीक है। तो ये इसके लिए मेरे को उन लोगों को जाके मैं अपना नया रिकॉर्ड नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा नया रिकॉर्ड कहीं भी अपडेट नहीं है। तो मेरा रिकॉर्ड जो 2002 में जो भी गलत सलत जो भी है, जो जैसा कि मैं बताया मन्नान यन्ने है, वालिद का नाम भी मेरा कय्यूम गलत है, लेकिन ये अब उनके पास डेट है। वो लोग पहले क्या कर रहे कि भाई ना बीच में आ जाएंगे, घुसा तो नहीं, बोल के पुरानी मैपिंग को, पुराने हमारे डाटा को इससे करेक्ट करेंगे या ओवरराइट करेंगे, क्या करें, वो लिंक देख रहे हैं अपने को। तो अब यही लिंक उनके रिकॉर्ड साइड में कर सकता हूँ मैं। हैच कुछ तो भी कार्य करा तो उनको मैपिंग नहीं हुई तो फिर नोटिस ना भेजते, नाम निकाल भी दे सकते। तो जो बच्चे का ये था पहले वोटर ID 18 में है ना बच्चे का मेरे, हाँ ये आया तो नाम, उसके नाम, उसका वोटर ID आया, उसका नाम आया, उसकी फोटो के साथ उसका BLO से फॉर्म मिला हमारे को, तो हम करें। लेकिन इसके पास डायरेक्ट 2002 की मैपिंग में नहीं है, तो उसको एज ए फादर मेरा यूटिलाइज होगा। अब देखिए मैं 2002 का जो मेरे लिए डाटा भरा था, 18 का है, 2018 का था। हाँ था तो ये आया ना उसको, जिसको नहीं है उसको नहीं आता। वोटर ID कुछ लिंक है, ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है थ्रू वोटर ID है। मतलब कोई अगर अभी अंडर एज है तो उसको ये फॉर्म नहीं, अब उसकी बात ही मत करिए आप। अभी हम लोग जिसके पास वोटर ID है 18 को टच होगा, एबो 18 की बात हो रही है यहाँ पे। आपने कहा जो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, वो बताया जाएगा आपको, बताएंगे थोड़ा ये जो 18 एज अगर जनवरी 1 को खत्म हो रहा है तो उनको इधर से कर सकते हैं। नहीं 18 ईयर्स जिनका नाम 2026 के लिस्ट में, इलेक्टोरल लिस्ट में आया है, वो लोग को ये फॉर्म मिलेगा और वो फॉर्म भरना, वो बस बता वो उनका पार्ट है, वो बताएंगे उसके बाद डॉक्टर साहब जो इसमें जो मैं बता रहा हूँ उसमें तो पूछ लीजिए, ताकि मैं आपका उसको क्लियर कर सकूँ। तो अब ये जैसा कि मेरे बच्चे के लिए मैं वो जो मेरा रजिस्टर्ड जो डाटा था वो यहाँ पे उतार दिया मैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है ना मैंने बच्चे का जो है डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, और आधार कार्ड नंबर डाल दिया, फिर मोबाइल नंबर मेरा ही डाल दिया, क्योंकि मेरा बच्चा है उसके पास मोबाइल नहीं है, मेरा नंबर ही डाल दिया, और ये मेरा नाम लिखा यहाँ पे, जो मेरा करेक्ट स्पेलिंग है, जो करेक्ट स्पेलिंग जो एज पर पासपोर्ट, आधार, पैन जो है वो लिख दिया मैं। और फिर जो है मेरा वोटर ID का पैन नंबर जो बोल रहे हैं लोग वो दे दिया मैं, वोटर ID पे जो नंबर है वो दे दिया मैं। फिर उसी तरह से ये बच्चे के लिए उसकी माँ का नाम दे दिया जो मेरी अहलिया का नाम है, और उसका नंबर दे दिया यहाँ पे। जी बहुत लोगों के आगे मोहम्मद के बदले में कहीं पे लिखा होता है MD। भाई वो क्या लिखा होता है, वो आप क्या लिखिए, उन्होंने क्या पढ़े, वो उनका मामला है। लेकिन जो प्रिंट है, जैसा कि मैं मन्नान यम्मे हूँ, यन्ने आ गया, मुझे यन्ने ही लिखना है, उन्होंने उससे मैपिंग आपको देख रहे कि ये उनका बंदा है कि नहीं। आप यन्ने की जगह मैं यम्मे कर दूंगा तो मेरा नहीं होगा। वो लोग ताक में है, कैसा इसको डिलीट करो बोल के, तो अपनी तरफ से अपन खुद हाथ काट के नहीं देना। उन्होंने खुद बोल रहे हैं भाई तुम्हारा हमारे डाटे को आप रेफर करने के लिए, अपडेट करने के लिए पुराना डाटा यूज करके आप नया यहाँ पे दियो तो ये अपडेट करेंगे बोल रहे। मेरे पासपोर्ट में मोहम्मद MOHAMMAD है, ठीक है, मेरे आधार कार्ड में MD है, तो फिर मेरे DL में MD है। आपके वोटर ID पे क्या है नाम, ये इलेक्शन, ये वोटर ID का डिटेल्स है, उसका भरना है आपको। वोटर ID में क्या नाम है, MD है कि MOH मोहम्मद पूरा है? वो भाई थोड़ा सा आपका खुसूसी केस है, आपको खास वक्त दिया जाएगा, फिर थोड़े आगे जाने दीजिए। बोलिए। मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड का लगा हुआ है जी, लेकिन वो वोटर ID पे नहीं है, तो उसका क्या? नहीं वोटर ID पे मोबाइल नंबर नहीं था। हाँ नहीं था तो नहीं था, आधार को है तो बस है, क्योंकि आधार से मार रहे हो उन लोग, आधार को नंबर होना जरूरी है। और आपको डेफिनेटली आप जो है कोई भी सनद पे जाएंगे, आप खुद से भी जो है ना आपका जो है आधार डाउनलोड करने के लिए तो बराबर OTP है, OTP के थ्रू ही आप आगे जा सकते हैं, जो मोबाइल नंबर है आपका, समझिए। जी आगे जाइए प्लीज। हाँ अब ये जो कुछ आप जो देखे हैं फॉर्म्स, वो फॉर्म को जो है आपको ऑनलाइन ऑप्शन में जाके भरना है खुद से।
इसलिए भरना है कि आप अपने आप से अगर भरेंगे तो कम से कम जो ऑनलाइन में जो डिटेल्स आएंगी वो आप अपना खुद का एक A to Z प्रॉपर वर्ड टू वर्ड प्रॉपर डाटा इंटर करेंगे, समझेंगे। असल में ऑफिशियली तो कोई बोल रहे है अपने को करना, कोई बोल रहे नहीं है, लेकिन अपने को सोचने की बात है। एक BLO के पास अगर 800 फॉर्म है तो उन्हें बैठ के रात में नींद में जो है ज़्यादातर वही है। अगर एक ही जगह भी जैसा मेरा MA की जगह NA कर दिया तो फ़ायदा नहीं है। तो उससे अच्छा है एक ऑप्शन दिया गया था कि भाई आप खुद ऑनलाइन में जाके वो पोर्टल बताएंगे, उन्होंने पोर्टल में जाके आप खुद भरो बोल के। तो हम लोग क्या किए, ऑनलाइन जाके हमारा खुद डाटा एग्जैक्टली जो था वो भर दिए। नॉर्मली क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने वोटर का नंबर डाला ना तो उन्हें फटाक से उधर से ले रहा डाटा, ठीक है। तो उस तरह से हमने डाटा भरने के बाद में ऑनलाइन जाके ये हमको रिसिप्ट आ गई। तो ये रिसिप्ट प्लस जो हमारा जो BLO जो है हमको दो फॉर्म दिया, मेरे 2 फॉर्म दिया। तो 2 फॉर्म को मैं भर के ये रिसिप्ट के प्रिंट आउट साथ में लेके BLO के पास गया। तो BLO क्या किया, उन्हें साइन कर दिया दोनों पे करके, एक उसके पास रख लिया, एक मेरे को दे दिया एज एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। इससे हटके मैं बात बताता हूँ, ये क्या चीज़ है बताए। ये जो है ये इसकी इलेक्शन कमीशन की साइट है, साइट पे जाके हम डाटा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये सर्वर है जिसमें डाटा है, ठीक है। ये मैं जो जाके कर रहा हूँ तो यहाँ आके रुक जा रहा, यहाँ पे नहीं जा रहा, सर्वर में अपलोड नहीं हो रहा, अपलोड दिखा रहा मगर यहाँ को अटक रहा। यहाँ को जो अटक रहा तो अब मैं जाके ये रिसिप्ट जब BLO को दूंगा तो मेरे कार्ड के मेरे पेपर के ऊपर में एक बारकोड रीडर है, उन्हें लगाते ही मैं ये अपडेट कर दिया बोल के रिसिप्ट का दिखाता। तो उसके बाद में BLO क्या करता, देख के मेरा काम मैंने कर दिया बोल के उन्हें अंगूठा लगाता, अंगूठा लगाया तो ये डाटा मेरा इसमें आ जाता। तो उसका आधा काम मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन उसको अंगूठा लगाना है तभी जाके मेरा जाके सर्वर में डाटा सेव होता, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा, अपने को सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, नहीं दिख रहा, आप कर लो। 19 का हो गया, लाइट ऑफ कर दें। नहीं एक मिनट, अभी जो है अभी भी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उसके अंदर में यही बताया जा रहा है कि जैसा कि हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब जो है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने उसमें जो है ना अपना राशन कार्ड और दूसरे 2-3 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले थे कि भाई उन्होंने जो लिस्ट दिया हुआ है वो हमारे स्टेट में नहीं है, जो 12 की लिस्ट दी हुई है। तो ये हमारे पास क्या राशन कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को और एक कुछ बोले 3 डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करो बोल के बोले, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए। ये 1 जनवरी से लेके 1950 से लेके 1987 तक जो पैदा हुए उनको सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना है। एक ही डॉक्यूमेंट दिखाना है, बर्थ सर्टिफिकेट 1950 to 1987 एक डॉक्यूमेंट दिखाना है। नहीं, उसकी जगह पे है बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आपका वो 10th का। देखिए वो लोग 12 कुछ लिस्ट दिए हुए हैं चीज़ों की, जिसमें से हमारे तेलंगाना में कुछ 3 डॉक्यूमेंट्स वो यूज टू नहीं है बोल रहे, लेकिन जिसके अंदर में आपको आधार है और आपका जो है पासपोर्ट है और बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th की सर्टिफिकेट है, हाँ ये चीज़ें हैं उसके अंदर। और ये जो है 1987 to 2004 तक जो पैदा हुए, जैसा कि मेरी बच्ची तीसरी 2 बच्चियां यहाँ पैदा हुए थे, मैं इनको खाली मेरा अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे दूंगा तो इनका काम हो जाएगा। और दूसरी आखिरी बच्ची जो है मेरी इसमें पैदा हुई, तो मैं इसमें यहाँ पे जो है ना उनको 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, मेरा और मेरी बीवी का, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट भी देना। जी तो मैं क्या दूंगा, मैं पास किया 10th 1994 में जी, लेकिन मेरे पास मेरे बाबा का पासपोर्ट है जी, बाबा के पासपोर्ट पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है जी। किसकी डेट ऑफ बर्थ? बाबा के पासपोर्ट है, बाबा की डेट ऑफ बर्थ होंगी, आपकी कहाँ से होंगी? 1 सेकंड, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट एक नहीं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया ना भाई, वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देना है पेरेंट्स का हाँ पेरेंट्स का और अपना भी देना। तो मैं 10th पास किया जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है 1994 में जी, आपको सिर्फ अपना देना है। आप 79 में पैदा हुए, जो 87 से पहले 50 और 87 के बीच में पैदा हुआ उसको सिर्फ अपना देना है। खाली एक अपना देना है, जो 87 और 2004 के बीच में पैदा हुआ उसको अपना भी देना है, फादर का भी देना है। फादर का भी देना है। और यहाँ पे जो पैदा हुए इनको 3 डॉक्यूमेंट देना है। 3 डॉक्यूमेंट क्या है? अब मेरा बच्चा इस्माइल है जो पैदा हुआ, इसको देना है इसका खुद का बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा सर्टिफिकेट और मेरी बीवी का सर्टिफिकेट। अगर मेरी बीवी कोई बाहर कंट्री की रही, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर श्रीलंका की रही, तो जिस वक्त तो मेरा बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पे वो लीगल थी या इलीगल थी, लीगल थी तो उसकी वीज़ा की कॉपी साथ में देना है।
3, ये खुद का दे लेना, या एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बाप का या माँ का देना, यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट देना, बाप 3 डॉक्यूमेंट होगा इस तरह से। लेकिन ये सिटीजनशिप के लिए, ये इसके लिए SIR के लिए नहीं देना है, ये सिटीजनशिप के लिए है, बस एक जानकारी, एक जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दूसरी जगहों पे चला, जो पूछे गए, वो एक है, समझे, हो गया भाई। लेकिन ये रूल अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी पब्लिश नहीं हो रही है, हम गेस कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, होगा। भाई, ये लॉ है वहाँ का। लॉ है। आपको सिटीजनशिप अपनी प्रूव करना है तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए अपने साथ। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए आपको। जैसा कि अभी SIR के बारे में जो है हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब बोले कि भाई ये SIR तो नहीं है, लेकिन ये नाम का SIR है, लेकिन इंक्लूसिव ड्राइव नहीं है। हाँ ये ड्राइव है बोले तो उन्होंने, हमारे जो निज़ामाबाद के जो MP साहब हैं उन्होंने बोल दिया, असदुद्दीन साहब समझदार है, उन्होंने जो है ना समझ के बोल रहे हैं कि उनको ये सब चीज़ों की जो है बाद में लाजम जरूरत पड़ेगी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या क्या है देखिए आप। ये कौन सा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है? अगर आपको कुछ भी रॉन्ग आया, ड्राफ्ट पे नाम नहीं आया, तो वो लोग आपको नोटिफिकेशन देंगे कि आप साबित करो, तो आपको इन चीजों से साबित करना पड़ता है। अब चाहे वो 1 पूछे, 2 पूछे, 4 पूछे, इन डॉक्यूमेंट्स में से आपको देने का है आपको अपना। नहीं, डिपेंड्स आपका केस किस नौयत का है उसके हिसाब से पूछेंगे। जैसा कि अपन को बर्थ में आया था, देखो पहले बच्चा पैदा हुआ तो 1 ही हुआ था, सेकंड वाले में 2 हो गए थे, थर्ड वाले में 3 हो गए थे। उस तरह से अब आपके केस को कितनी जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती, वो हिसाब से 1, 2, 3 देना पड़ेगा आपको। मेरा फर्स्ट इसमें आता है, फर्स्ट कैटेगरी में, ठीक है, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उस टाइम। नहीं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ पूछे क्या फर्स्ट में आपको, मेरे जैसा है ना आपका, तो बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बना लेना। 2002 में नहीं बनाए, 2002 की लिस्ट में नाम आ गया आपका, और तो आपको पूछे कौन। अब 10th के सर्टिफिकेट पे भी तो चलेगा। देखिए भाई, पहले जो है आज से 6 महीने 1 साल पहले से हमारे लोग जो है, इससे हट के बात है, जस्ट जनरल बात लिए, उस आखिरी वक्त को पहुंचने से पहले, टाइम से पहले अपने आप अपना डाटा इत्मीनान से कर लो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है आपको कुछ वो होता है, नहीं खुलता है तो खोल के कर लो। और मैं एक वीडियो भी देखा था, उसमें ये भी था कि भाई आप किसी वजह से कुछ चीज़ आप गलत अब उसमें लिख दिए हैं तो अपने BLO को जाके कंसल्ट करके फिर उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देके ठीक कर ले सकते। आज तक की बात है। अच्छा, ECI का कोई वेबसाइट भी है जिस पे मैं आपको ये बड़े भाई पीछे आ रहे हैं मेरे, और किसी को कुछ जो मैं बोला उसमें डाउट है ग्रुप में एक सवाल आया जी। आधार का एड्रेस अलग है और पासपोर्ट का एड्रेस अलग है जी। वो टाइम पे क्या करना ऐसा नहीं करना। हमारा इसमें है। आपके उसमें है, ठीक है। नहीं तो मेरे पास है भी, हमारे एक साथी हैं वहीं हैदराबाद से, यहाँ से गए हुए हैं, उन्होंने करनूल के थे, अब हैदराबाद में शिफ्ट हुए, उन्होंने चल रहा मैं निजामाबाद के महबूब नगर के हैदराबाद में शिफ्ट हो गए। क्या बोले, महबूब नगर के हैदराबाद में शिफ्ट हो गए। महबूब नगर कहाँ है? हाँ? महबूब नगर तेलंगाना में है ना? वही बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, तेलंगाना का कोई मसला नहीं है, तेलंगाना का मसला नहीं है। नहीं, जैसे कि अब आंध्रा में थे, करनूल में थे ना, अब करनूल थे हमारे मंसूर भाई, करनूल में थे, अब उन्होंने हैदराबाद शिफ्ट हो गए, प्रॉपर्टी यहाँ खरीद ली, इनके पास सब चीज़ें हैं। अब सर शायद अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वगैरह भी है क्या इसमें? हाँ, ये वाला है, देखो तो उनके पास है। एनी लैंड अलॉटेड बाय गवर्नमेंट देना। वो तो यहाँ पे हम लोगों को किसी मुसलमान को दीश नहीं, गवर्नमेंट वो आता ही नहीं हो। हम गवर्नमेंट अलॉट की हाँ। 87 हम- में ना, उसके वो रहता। चले जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मन्नान भाई थे जो आपको बेसिकली जो SIR का एन्यूमरेशन फॉर्म है उसके बारे में फिल करने की जानकारी दे रहे थे। बस एक छोटा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि आप अभी मैं बताऊंगा कि कैसे वो लिस्ट में आप लोग को नाम ढूंढना है, अपना वोटर ID एक्टिव है या नहीं वो देखना है। जिसको ये फॉर्म आ गया BLO के पास से या ऑनलाइन आप सर्च करने के बाद से आपके डिटेल्स, जिसका भी फॉर्म है उसके डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी रहेंगे। उसका एपिक नंबर रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसका नाम रहेगा, उसकी फ़ोटो रहेगी, करेंट फ़ोटो के लिए जगह रहेगा। उसको जो है यहाँ पे जिस आदमी का नाम 2000, आदमी या औरत जिसका भी नाम 2002 की लिस्ट में है, वो फर्स्ट कॉलम भरेगा। और क्या डिटेल भरेगा? जो 2002 की लिस्ट में जैसे आया वैसे ही भरेंगे, वही गलत स्पेलिंग के साथ, और उसके साथ आपको पूरा यहाँ पे भरना है। और उसके साथ फिर थर्ड कॉलम भरेंगे। जिसका नाम 2002 के लिस्ट में नहीं आया, लेकिन उसके फादर या मदर या ग्रैंडफादर, दादा दादी, नाना नानी, इन 6 लोगों का नाम 2002 की लिस्ट में अगर आया तो उनको आप मैपिंग कर सकते हैं कॉलम 2 के जरिए से। तो कॉलम 2 में वो रिलेटिव का नाम पूछेगा जिससे आप मैप कर रहे हैं। तो या तो आपके फादर का नाम 2002 के लिस्ट में होना चाहिए, या मदर का, या नानी का, नाना का, दादा का, दादी, 6 लोगों में से किसी एक का होना चाहिए। तो आप तब ये कॉलम और थर्ड कॉलम भर सकते हैं। अभी ना आपका नाम 2002 की लिस्ट में है, ना फादर का, ना मदर का, ना दादा का, ना दादी का, ना नाना का, ना नानी का, किसी का नाम नहीं है लिस्ट में।
तब आप सिर्फ थर्ड कॉलम फिल करेंगे। वो भी कब? जब आपको ये एन्यूमरेशन फॉर्म मिलेगा। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो आपको ये फॉर्म 100% मिलेगा। नाम 2002 में किसी का नहीं है तो तब आप सिर्फ थर्ड कॉलम फिल करेंगे। तो ये बेसिक एक जानकारी थी। अभी हम लोग जो है आगे का कि अभी एन्यूमरेशन फॉर्म जो भर दिए, तो ये बेसिकली एसआईआर का ओवरव्यू क्या है और एन्यूमरेशन से लेके इलेक्टोरल रोल तक जो हम 4 फेजेस से गुजरेंगे उसका एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। ये एसआईआर जो है ऐसा नहीं कि इंडिया में पहली बार हुआ। जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, उसके बाद जितने लोग लीड किए थे ये मूवमेंट को, चाहे वो कांग्रेस हो, जमीयतुल उलमा, ये लोग, इनका कंसेंसस था कि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक पाथवे के ऊपर जाना है। तो उसके बाद अंबेडकर साहब जितने लोग थे वो लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए और उसमें इंडिया को एक सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक करार दिया गया। तो इसमें यहाँ पे लोगों के पास हक है कि वो अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करे, उनको चूज करे, वहां से वो फैसले करे। उसके लिए फिर ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बॉडी बनाई गई कि ये लोग पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है मॉनिटर करेंगे कि कैसे इलेक्शन होंगे, कौन एलिजिबल रहेगा। तो सबसे पहला 1951 में SIR हुआ था जिसमें 17 करोड़ जो उस वक्त की आबादी 18+ थी उनका नाम एनरोल किया। अब ये इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको ये पावर देता है कि वो SIR को जो है कंडक्ट करे। और ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यानी कि ये 20 साल में 30 साल में एक बार रहता, ताकि जो है पूरे लिस्ट को ओवरऑल जो है इवैल्यूएट कर सके, कौन लोग है जिंदा, कौन डुप्लीकेट है, कौन जो है मर गए हैं और कौन डिसीज हो गए हैं, उनके लिए ये पूरा SIR किया जाता है। और एक होता है समरी रिवीजन, वो भी इलेक्टोरल चीफ ही करते हैं, इलेक्टोरल बॉडी, वो हर साल करते हैं वो लोग। उसमें जिसका नाम एरर आ गया अपडेट कर लिए, मोबाइल नंबर ये सब चेंज करना था, उस तरीके से उनका डेटा वो लोग अपडेट करते हैं। और इस तरीके से होते होते 2002 में, क्योंकि तब तक डिजिटल हो गया था चीजें, तो वो जो मैनुअल डेटा वो लोग बना के रखे थे उसको 2002 में डिजिटल उसमें चला दिए। तो वो लास्ट SIR रिकॉर्ड के तौर पे जो है काउंट किया। अब क्योंकि ऑलरेडी 20 इयर्स हो गए, इस 20 इयर्स में कई सारे लोग अपने जगह से चेंज करके गए हैं, किसी की डेथ हो गई है, न्यू बॉर्न आ गए हैं, एलिजिबल हैं वोट के लिए, तो अब दोबारा से एक बहुत एक्सटेंसिव उसके ऊपर जो है SIR किया जा रहा है। SIR 2025 में फर्स्ट फेज में शुरू हुआ था और सबसे पहले बिहार के अंदर किए। बिहार में जुलाई 2025 में बिहार के अंदर हुआ। उसमें तकरीबन 8 करोड़ की आबादी के ऊपर ये पूरा SIR का प्रोसेस किया गया, जिसमें से 47 लाख यानी कि 4.7 मिलियन एलिजिबल वोटर्स के जो नाम थे वो रोल से निकल गए, क्योंकि वो उस फॉर्म में जो डेटा दिए थे वो पूरे क्राइटेरिया के ऊपर फिल नहीं हो रहे थे। जब एक फर्स्ट फेज में बिहार में कंप्लीट हो गया, तब ECI ने डायरेक्शन दे दिया कि हम ये पूरा पैन इंडिया के ऊपर कवर करेंगे। तो ये 2026 में नहीं है, जुलाई 2025 में डायरेक्टिव आ गए थे कि हम इसको पैन इंडिया के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड फेज आया। ये सेकंड फेज अक्टूबर 2025 से लेके जनवरी 2026 तक चला और उसमें 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कवर करिए, जिसमें वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, गोवा, ये तमाम जो इलाके थे सेकंड उसमें आ गए। तो इनकी भी मैपिंग हो गई है, रोल आउट हो गया है, ड्राफ्ट लिस्ट बन गई है, इलेक्शन वोटर वो जो रोल बना है उसमें जिनका नाम आ गया वो इलेक्शन के लिए जो है एलिजिबल कंसीडर। अब जो इस वक्त चल रहा है ये थर्ड फेज ऑफ SIR है, जिसमें जो है ये स्टेट्स के अंदर किया जा रहा है। महाराष्ट्र है, दिल्ली है, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, ये तमाम इलाकों के अंदर इस डेट के ऊपर शुरू हुआ है। ये बाकी के अभी शुरू होने बाकी है, नागालैंड, त्रिपुरा, बाकी हर जगह जो है शुरू हो गए। तो ये हम जो चल रहे हैं ये थर्ड फेज ऑफ ECI है। अब हाँ बॉम्बे में, दिल्ली में, हाँ। how much time it ये तकरीबन 3 मंथ का है, वो आगे मैं डेट्स बता दूंगा कब तक ये फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट आएगी। अब ये वेबसाइट है कौन सी जो बोल रहे थे कि सर्च करना है ना, तो ये वो वेबसाइट है electoralsearch.eci.gov.in, ठीक है। ये वेबसाइट मैनेज है ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं, उनकी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप जो है अपना डिटेल सर्च कर सकते हैं। 3 ऑप्शन हैं, या तो आप EPIC नंबर से कर सकते हैं सर्च, या आप खुद अपना डिटेल डाल के सर्च कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर अगर वोटर ID से लिंक है तो उससे सर्च कर सकते हैं। ये EPIC क्या है, जिसका भी वोटर ID कार्ड है उस पर एक यूनिक नंबर वो लोग दिए हुए हैं EPIC, वो नंबर आप यहाँ पे अगर डालेंगे और ये कैप्चा एंटर करेंगे, इसके बाद जो है आपका अगर वो लिस्ट में नाम है तो आपके डिटेल जो है वो शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से ओपन होगी विंडो। इधर देख लीजिए, इधर विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपका EPIC नंबर रहेगा और तमाम डिटेल दिए गए हैं। उसमें से आपको मेन चीज जो नोट करना है ना, वो ये लास्ट की 3-4 चीजें हैं।
पोलिंग स्टेशन नंबर आपको अपना मालूम रहना चाहिए, पार्ट नंबर मालूम रहना चाहिए, पार्ट सीरियल नंबर मालूम चलना चाहिए, और आपका ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किस असेंबली में आपका नाम रजिस्टर्ड है, वो आपको मालूम रहना चाहिए। इसके जरिए से आप अपना नाम फिर ढूंढ सकते हैं कि 2002 की लिस्ट में है या नहीं है। अगर ये डिटेल मालूम नहीं है ना तो बहुत लंबा लगेगा आपको ढूंढने के लिए। ये डिटेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पोलिंग स्टेशन, पार्ट नंबर और पार्ट सीरियल नंबर, ये मालूम हो गया, आप जो है ढूंढ सकते हैं, नहीं तो बहुत एक्सटेंसिव लगेगा। और यहाँ पे तीन कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, 3 नाम और 2 कॉन्टैक्ट, ये आपको जो है नोट करना है अपना स्क्रीनशॉट। इसमें से एक कॉन्टैक्ट आपके BLO का दिया हुआ है, बूथ लोकल ऑफिसर, जहां से फॉर्म मिल रहे हैं उसका नाम और उसका नंबर दिया है। तो आपको कोई अगर डाउट रहा तो आप इनको कॉल करके ये लोग से जो है डिटेल्स ले सकते हैं। और उसके ऊपर ERO का अभी रोल नहीं है, जैसे एक बार ये एन्यूमरेशन फॉर्म खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये ERO का असल रोल प्ले में आएगा। लेकिन ये 2 कॉन्टैक्ट आपके पास रहते हैं, आपको जानकारी रहनी चाहिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का BLO कौन है और ERO कौन है। ये ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में लेते हैं। मैं अभी आपको जो है कैसे बेसिकली फिल करना है उसका एक ये दे देता हूँ, ठीक है। अभी जो स्क्रीनशॉट आपको मैं लगा के बताया था उसमें आपको अपना वोटर आईडी सर्च करना तो सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। अब ये जो है voters.eci, वो क्या था, इलेक्टोरल सर्च, कि आप सर्च कर रहे हैं कि मेरा आईडी है या नहीं वोटर। अब ये क्या है, voters.eci.gov.in, गवर्नमेंट.in। अब ये जो है वेबसाइट पे आप पहले जाएंगे तो आपका नंबर पूछेगा, वो नंबर आप एंटर करेंगे तो कैप्चा कोड आएगा, वो कैप्चा आप डालेंगे तब OTP उस रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा, तब आप लॉगिन करेंगे तो ये फॉर्म खुलेगा, ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, फिल योर एन्यूमरेशन फॉर्म, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस। आपका फॉर्म भरिए या आपका नाम सर्च करिए। अब आपको अपना नाम सर्च करना है, ठीक है, तो उसका तरीका यहाँ ऑनलाइन बता रहे हैं। आप जैसे ये सर्च योर नेम क्लिक करेंगे, सर्च योर नेम सेकेंड कॉलम, तब ये पेज ओपन होगा, ये वाला पेज ओपन होगा। और ये चीज़ें वेबसाइट के साथ साथ आप अपने मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना ECI नेट मोबाइल ऐप, इसको आप डाउनलोड प्ले स्टोर से अगर किए तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका प्ले स्टोर का लोकेशन इंडिया होना चाहिए। अगर अब्रॉड है, गूगल में आप अपना अब्रॉड डाले थे तो ये ऐप डाउनलोड फिर नहीं होगा, तो आप लोकेशन चेंज करके फिर डाउनलोड कीजिए। बहरहाल ये खुल गया, यहाँ से आप अपना डिटेल सर्च कर सकते हैं। अगर आप क्लिक किए कि सर्च इन लास्ट SIR रोल, आपके पास जो है, अगर आपका नाम 2002 के लिस्ट में है, आपको अंदाजा है, या फिर फादर का है, मदर का है, उनका वोटर आईडी है आपके पास, तो आप ये कॉलम चूज करके वोटर आईडी नेम, वोटर आईडी अगर डालेंगे नंबर और पोलिंग स्टेशन देख के उसमें से डालेंगे डिटेल, तो वो लिस्ट ओपन हो जाएगी और बताएगी कि इनका नाम 2002 में था। अब अगर आपको अंदाजा ही नहीं है कि ना मेरा नाम है या नहीं मालूम करना है, तब जो है आप ये इलेक्टोरल डिटेल्स के जरिए से अपना आप नाम सर्च करेंगे। पहले आप स्टेट चूज करेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से, जैसे आप वो चूज कर लिए, आपका पूरा नाम आपको डालना है। अब इसके अंदर जो है एक्सटेंसिव सर्च करने की जरूरत है। जैसे अगर मेरा नाम शाहिद है तो शाहिद SHAHID भी होता, SHAHED भी होता। और दूसरी बात, ये डेटा जो वो लोग के पास है रीजनल लैंग्वेज से जो है वो ट्रांसलेट करके भी है। तो अब रीजनल लैंग्वेज से अगर ट्रांसलेट हुआ है तो वो SHHAHID भी हो सकता, SHHED भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो मल्टीपल टाइम आपको डाल के देखना पड़ेगा कि मेरा नाम आ रहा है या नहीं। जैसे आप यहाँ पे नाम डालेंगे, नीचे कैप्चा कोड है वो एंटर करेंगे, अगर वो लिस्ट, वो पूरी लिस्ट यहाँ पे जो आप नाम डाले ना उनके नाम की लिस्ट बता देगा कि कितने लोग हैं। इस तरीके से वो रिपोर्ट ओपन होगी, ऐसा PDF ओपन होगा। ये PDF 42 पेज का PDF है। अब इसमें आप स्क्रॉल करते करते अपना ढूंढना कि मेरा नाम आ रहा है, अब्बा का नाम, दादा का नाम है या नहीं है। ये एक तरीका है। बाकी वो जो BLO है उसको आप कांटेक्ट करके, अगर ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही, उसको अगर आप कांटेक्ट किए तो वो आपको बताएगा कि किस तरीके से हम भर सकते हैं। तो ये 2 वेबसाइट ECI गवर्नड है, इसमें से जाके अपना वोटर भी आप डिटेल निकाल सकते हैं, और जिससे आप मैप करना चाह रहे हैं 2002 के लिस्ट के साथ, उसके भी डिटेल्स आप इसी पे सर्च कर सकते हैं। डिटेल्स है आपके पास वोटर आईडी के तो थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा एक्सटेंसिव काम है। अब लास्ट बात रही कि आप यहाँ से रह के क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो सिंपल ऑप्शन है, अगर आपका वोटर आईडी एक्टिव है और BLO के पास अगर आपका फॉर्म है अवेलेबल, तो आपका फॉर्म जो है आप यहाँ से रह के भी भर सकते हैं। 2 ऑप्शन भी है, ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म भी आप भर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म आपके बिहाफ पे कोई भी किन रिलेटिव है वो जाके सबमिट कर सकते हैं, उसका मैं आपको ये भी बता दूंगा। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फॉर्म दिख रहा है,
एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे इधर नीचे जो कैंडिडेट सिग्नेचर है, इसका अगर इंग्लिश में ओपन किए ना तो यहाँ पे वो कैंडिडेट की सिग्नेचर मांग रहा है और थंब प्रिंट मांग रहा है, स्लैश एनीवन सबमिटिंग ऑन बिहाफ, यानी कि अगर हमारे सिस्टर सबमिट कर रहे हैं या ब्रदर सबमिट कर रहे हैं तो वो बस अपना नाम डाल के जो भी है सिस्टर ऑफ लिख देंगे तो ये फॉर्म जो है वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको बस BLO का सिग्नेचर लेना है और इसकी कॉपी रखना है कि आपने ये फॉर्म जो है सबमिट कर दिया है, आपके पास ये रहना चाहिए। ये फॉर्म अगर आप सबमिट कर दिए, फिर आप 2-3 दिन बाद जब जाके चेक किए, जो वेबसाइट में आपको बताया उस पर आप अगर फॉर्म एन्यूमरेशन फिल करने की कोशिश किए, नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब आपका डेटा जो है ऑलरेडी चढ़ चुका है। लेकिन तब भी अगर बता रहा है एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट, फिजिकल सबमिट करने के बाद भी ऑनलाइन अगर बता रहा है, तो अभी तक आपका फॉर्म यानी कि सबमिट नहीं हुआ है। तो 1-2 बार BLO से जाके पूछ भी लेना है कि 3-4 दिन हो गए क्यों हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। और BLO के पास बहुत ज़्यादा रश है, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि एक का निकाले, तो आपको खुद प्रोएक्टिव रह के ये सब काम करना पड़ेगा। तो ये BLO का साइन लेना है। ऑनलाइन भी एक्सेप्टेबल है, अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर दिए, आपको जाके BLO को फिर फिजिकल फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ये तेलंगाना का जो ECI CEO है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उसका स्टेटमेंट है कि आप ऑनलाइन अगर सबमिट कर दिए तो आपको जाके इसकी जरूरत नहीं है कि फिजिकल फॉर्म भी सबमिट करें। जो ऑनलाइन रिसिप्ट आ जाती है वो आप बस जो है बचा के अपने लिए रख लीजिए, ठीक है। ये कौन सा हो गया, फिजिकल फॉर्म। अगर यहां से सबमिट करना है तो आपके सिस्टर या कोई भी जाके जो है सबमिट कर सकते हैं। अब आपको जो है ऑनलाइन ही बैठ के करना है, ऑनलाइन बैठ के अगर करना है तो उसमें जो है आपका जो आधार कार्ड है और आधार कार्ड से जो नंबर लिंक्ड है और वोटर आईडी, ये दोनों एक नंबर पे होना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरा कि दोनों पे जो नाम है मैच होना चाहिए, 100% मैच होना चाहिए, एक भी लेटर इधर उधर नहीं और कम बेश नहीं। अगर ऐसा है आपका तो वो जो पहली वेबसाइट बताए थे एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने का, उसमें आप जाके अपना डेटा अगर डालें, वहां पे आगे आपको ई साइन के लिए आएगा, ई सिग्नेचर। वो ई सिग्नेचर में आपका आधार कार्ड मांगेंगे, जैसे आप आधार कार्ड एंटर करेंगे OTP उस नंबर पे आएगा, OTP एंटर करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और लास्ट में जो है वो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी आपके पास। तो वो आप यहाँ पे भी बैठ के कर सकते हैं, यहाँ पे जाने की जो है खास जरूरत नहीं है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सब रेडी है। जी, अगर किसी का मिसमैच है हाँ, तो नहीं होगा, नहीं, हाँ, और कर भी नहीं सकते आप, क्योंकि ई सिग्नेचर आएगी नहीं आपको वहाँ पे। तो वो वहाँ पे खुद लिख के आता कि अपने BLO के पास जाके आप जो है सबमिट करिए, तो वहाँ पे फिर आपको जाके करना पड़ेगा। इस वक्त अगर आपके फॉर्म में जो है कुछ गलतियाँ भी है तो आप लोग फॉर्म अपनी गलतियों को सुधारने मतलब रेक्टिफाई करने की जो है कोशिश मत करिए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन की कोई डेडलाइन नहीं है। आप कभी भी अपने फॉर्म को रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने की डेडलाइन है और वो फेजेस हम लोग जल्दी से देख लेंगे। ये है वो डेडलाइंस। तो ये बेसिकली हैदराबाद तेलंगाना का है। हर स्टेट का अपने अपने डेट्स के मुताबिक अलग अलग डेट्स हैं। सबसे पहले जो है हम लोग तेलंगाना में 25 जून को शुरू हुआ था और अभी ये नई डेट आई। पहली डेट क्या थी, 30 जुलाई तक था पहली डेट। अभी ये कल नोटिफिकेशन आया कि चीफ इलेक्टोरल की तरफ से कि हम लोग बढ़ा दिए हैं डेट 3 अगस्त। तो 3 अगस्त तक आपके पास जो है सबमिट करने का ऑप्शन है एन्यूमरेशन फॉर्म को। कब से, 25 जून से लेकर 3 अगस्त तक आप जाके BLO को कभी भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जैसे फॉर्म ये पीरियड क्लोज हो गई है उसके बाद जो है ड्राफ्ट पब्लिकेशन आएगा। कब डेट दिए हैं वो लोग, 10 अगस्त की डेट दिए हैं। 10 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन आएगा। उस ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिन जिन लोग की मैपिंग सही हो गई है, जिनका सब वेरीफाई हो गया कि इनका सब 100% श्योर है, उन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएगा। अगर किसी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, अब उसको जो है नेक्स्ट विंडो वहां से शुरू होती है। वहां से जो है पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन शुरू होता। 10 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक ये पीरियड चल रही है। 1 मंथ वो लोग दे रहे हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस हैं ये सब, ये नोटिस है। तो इसमें जो है आपके ऊपर जो भी नोटिफिकेशन आई है या कुछ क्लेम आया है वो चीज़ आपको फिर साबित करनी पड़ती। अब जो है क्या है, जैसे फॉर्म हम लोग सबमिट कर दिए तो फॉर्म में जो है एनोमलीज आ रहे हैं। एनोमलीज का मतलब आप जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो सिस्टम के साथ जो है मैच नहीं हो रहा। जैसे कोई एनोमली आ गई आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा किसकी तरफ से, ये BLO और ये जो इलेक्शन लोग SIR रन कर रहे हैं उनकी तरफ से आएगा। इसीलिए वो नंबर एक्टिव रहना जरूरी है, नंबर, ईमेल आईडी सब एक्टिव रहना जरूरी है। उस पर आपको मेंशन किया जाएगा कि आपकी नोटिफिकेशन आई है, किस चीज की आई है। आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा, आपका नाम मैच नहीं हो रहा, या आपके दादा जिससे आप मैप करने की कोशिश करें वो किसी और के दादा है, आपके नहीं है, गलत मैपिंग बताए, जो आएगा मेंशन करेंगे वो लोग। अब जो चीज मेंशन किए वो चीज आपको प्रूफ करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। इसीलिए वो जो 12 लिस्ट की डॉक्यूमेंट बताए थे वो
पहले रखना जरूरी है। 10 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच में बनाना नहीं है जाके, वो पहले से जो है तैयार रखना अपने पास जरूरी है। और ये मैंडेटेड डॉक्यूमेंट्स है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहे वो। और हर डॉक्यूमेंट जो है मतलब इजी टू मेक है। जैसे वो 12 लिस्ट है ना, तो हर स्टेट में 12 एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स है, वो तेलंगाना में तो फॉरेस्ट राइट्स के कोई वो सर्टिफिकेट नहीं मिलती, ये तो जो फ्रंटियर स्टेट्स है वहां के लिए है। वैसे ही एनसीआर रजिस्टर, तो अभी तो तेलंगाना वो सब में एनसीआर हुआ ही नहीं है, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, तो जहां पे हो गया है जैसे कि आसाम में हो गया है, तो वहां के लोगों को सर्टिफिकेट मिली रहती है, वो लोग ले सकते हैं। हम लोग जितने बना सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट हो गया, 10th की सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पास गवर्नमेंट अलॉटमेंट अगर कोई है वो डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट। और ये कास्ट सर्टिफिकेट बहुत आसान है, आप बस मंडल के पास अपने चले गए या तालुकदार के पास और उसको बताए तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहीं पे मिल जा सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से अगर बता के रखे तो आपको जो है वो जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताने के अंदर जो है आपको आसानी रहेगी। तो ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जो क्लेम पीरियड रहेगा 1 मंथ तक, उसके बाद जो है लास्ट में डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स आएगा, यानी कि कोर्ट, ये सब आपको कोर्ट में प्रेजेंट होकर देना है। अब अभी तक वो क्लियर नहीं है कि आपको खुद प्रेजेंट होना है या आपके बिहाफ पे कोई जा सकते हैं। अगर आपके बिहाफ पे कोई जा सकते तो कोई रिलेटिव जाके भर दे सकते हैं, नहीं आपको ही प्रेजेंट रहना है, तो फिर आपको ये पीरियड के दौरान वहां पे प्रेजेंट रह के अपने डॉक्यूमेंट्स बताना है। लास्ट में फिर 12 अक्टूबर 2026 को फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट आएगी। इसमें जिसका नाम आया ही इज एलिजिबल टू वोट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, जिसका नाम नहीं आया उसका वोटिंग का राइट जो है वो चला गया। अब अक्सर लोग समझते हैं कि वोटिंग का राइट हमको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, यही जो है माइंडसेट हम में और दूसरों के अंदर फर्क है। दूसरे अपने हक के लिए लड़ते, हम उतने जज्बाती नहीं है कि वो राइट डेमोक्रेटिक जो हमको मिला है ना उसके लिए हम फाइट करें। तो कोई लोग ये भी समझेंगे चलो वोटिंग नहीं करना ना मुझे, ठीक है, नाम नहीं आया बसता नहीं है, नहीं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपको जो है अधिकार दिया गया है कि आप अपने जो एसआईआर में जिसका नाम नहीं है उनके पासपोर्ट रिन्यू नहीं करते, नए पासपोर्ट वालों को पूछ रहे देख रहे कि आपका नाम जी है या नहीं। जी राजगोपाल जो है वेस्ट बंगाल के जर्नलिस्ट है, अच्छे जाने माने जर्नलिस्ट है। पिछले 110 दिन से उनका पासपोर्ट रिन्यूअल होल्ड के ऊपर है। क्यों? क्योंकि एसआईआर के जो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट किए हैं उसमें एनोमलीज आई हैं, नोटिफिकेशन आए हैं, अभी उनका प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ। तो जर्नलिस्ट है 110-20 दिन से उनका होल्ड के ऊपर है। तो ये एसआईआर में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आपका जो रिन्यूअल है वो तमाम रिन्यूअल में फिर वो चीज़ें इंपैक्ट करेंगी। तो उसको जो है थोड़ा सीरियस लेके ये तमाम चीज़ों को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके ये फॉर्म को आप लोग जो है भरिए। और जो सस्पिशियस चल रहे ना चीज़ें कि अरे वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि डिलीट करना चाहिए, तो वो जो करना है वो लोग उसकी अलग बात है, आप अपनी तरफ से अपना तो करिए, अपनी जिम्मेदारी अपनी फुलफिल करिए। बाकी जो लोग गाइड कर रहे हैं, मुस्तफ़ा फैज़ान है, महमूद पराचा है, असदुद्दीन ओवैसी है, प्रशांत भूषण है, जितने लीगल लोग जो है, कपिल सिब्बल लोग गाइड कर रहे हैं कि ये एसआईआर कैसे हो रहा, इसको अगर रॉन्ग ट्रैक पे लेके जा रहे हैं तो वो हम बाद में जाके एक्टिविज्म के थ्रू जो है अपना राइट दिखाएं। क्योंकि आर्टिकल 19(1)A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको राइट टू एक्सप्रेस देता है, आपके पास पूरी आज़ादी है कि आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके। और ये फंडामेंटल राइट है, यानी कि ये राइट आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि ये मेरे साथ जो ये गलत हो रहा है तो आपके पास हक है कि आप जो है एहतजाज करके इस चीज़ को जो है सही करें। तो बहरहाल ये एसआईआर का एक तरीका था कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। जिन स्टेट्स में अभी चल रहा है, हैदराबाद, तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, जहाँ जहाँ चल रहा है वो लोग अपने रिलेटिव और इन सब से कॉन्टैक्ट करके इसको करें। नहीं तो ऑनलाइन अगर सब चीज़ है तो आप लोग ऑनलाइन फिल करें, और अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप लोग वहाँ पर जाके करिए, ताकि इसमें जो है हम लोग अपना जो जिम्मेदारी है इसको फुलफिल कर सकें। तो ये एसआईआर का जो है एक बेसिक ओवरव्यू था। बाकी आपको मजीद ये केस टू केस जाएंगे। अच्छा, जो एनोमलीज आ रहे हैं, एक छोटा सा वो दे दूं कि एनोमलीज किस किस चीज़ों में आ रहे हैं। एक है कि अगर आपके पेरेंट की और आपके बीच में जो एज डिफरेंस है वो 15 साल से कम है तो उस पर एक एनोमली आ रही, वो उनको शक होता। जाहिर सी बात है आप में और आपके पेरेंट में इतना कम डिफरेंस हो नहीं सकता। वो 50s की बात है तो ठीक है, तब चाइल्ड वो होता था 14 साल में बालिका वधू, ये सब आज कोई भी नहीं कर रहे, 80s से 70s से कोई, तो चांस नहीं है कि हम में और हमारे पेरेंट में इतना कम डिफरेंस हो। आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में अगर 40 ईयर्स से कम का एज डिफरेंस है, 40 से कम का एज डिफरेंस है, तो आपको एनोमली आ रही। एक ही वोटर आदमी के साथ, एक ही पर्सन के साथ 6 लोग अगर मैप करें, अगर किसी के 6-7 बच्चे हैं, ठीक है, आजकल नहीं है लेकिन 1980 तो सब में होते थे, अगर किसी के 6 बच्चे या 7 बच्चे हैं, वो सारे तो अपने, अब अगर फादर का नाम 2002 में आ गया तो सारे 6 बच्चे उनके साथ मैप कर लेंगे। अगर 6 मैपिंग हो रही है तो उनके ऊपर भी एनोमली आ रही है। उसके लिए आप लोग को फैमिली सर्टिफिकेट रेडी रखना है। ये सर्टिफिकेट आपके जो मतलब मंडल के जिम्मेदार हैं या ताल्लुक है, उनके पास आप जाके बोलेंगे कि मेरे इतने बच्चे हैं, आधार कार्ड है, ये सब, इनका हमारी फैमिली सर्टिफिकेट इशू करो। तो वो लोग फैमिली सर्टिफिकेट, हाउस होल्ड का हेड कौन है, वाइफ कौन है और कितने बच्चे हैं,
हैं उन सबका एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। वो सर्टिफिकेट भी 12 डॉक्यूमेंट में काउंट होती, उसको भी आप जो है एज अ सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिनके 6 लोगों की मैपिंग एक उस पर हो रही, उनको एनोमली आ रही, इस तरीके से एड्रेस मिसमैच है, नेम मिसमैच है, इन सब पे आ रही है। तो एनोमली आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से बाहर हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपको नोटिफिकेशन आया उसको आप बस प्रूफ कर दें, प्रूफ कर दिए तो वापस जो प्रोसेस है उसके थ्रू आगे बढ़ सकता है। 6 है जो आप बता रहे मैं बता रहा हूँ, नहीं ये कौन सा बोल रहा है? जो अभी तक बता दिया। नहीं, ये एनुमरेशन फॉर्म का ही था, SIR का प्रोसेस था। अभी जिसके पास वोटर कार्ड अभी तक नहीं बना है, जिनको अपने वोट देने में इंटरेस्ट नहीं था, या फिर जिनका नाम 2002 में था लेकिन अभी क्योंकि 20 साल गुजर गया, वोट नहीं दिए, कुछ भी नहीं अपडेट नहीं किया, डिलीट हो गया, उन लोगों का नाम डिलीट हो गया, ठीक है, वो लोग जो है फॉर्म 6 भर के अपना वोटर ID रजिस्टर करें। इस वक्त अभी आप लोग एक हफ्ते पहले तक अगर फॉर्म 6 अगर फिल करते जाके, ऑनलाइन भी आपका एक्सेप्ट हो जाता था और BLO के पास भी एक्सेप्ट हो जाता था। अभी 2 दिन पहले विदाउट एनी गेजेटेड नोटिफिकेशन यानी अटेस्टेड, विदाउट एनी गेजेटेड नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जो है अपडेट आ गया, कॉलम J और K के बीच में एक अपडेट है कि जो नया वोटर ID के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म 6 के थ्रू, उनके पेरेंट का नाम जो है 2002 के या उनका नाम 2002 के लिस्ट में है या नहीं। तो अप्लाई उन्हें ही कर रहा है जिसका नाम नहीं आया वहां पे। मोस्ट ऑफ द लोग जो अप्लाई करें जिसका नाम नहीं आया, तो उन्हें कैसे लिखेंगे कि मेरे पेरेंट का नाम या मेरा नाम 2002 के लिस्ट में है, तो और हार्ड हो गया। लेकिन अगर आपका नाम भी नहीं है, आपके पेरेंट का नाम नहीं है, आप फिजिकल कॉपी डाउनलोड करिए, डिक्लेरेशन साइन करिए, जाके अपने BLO को जो है सबमिट कर दीजिए। अगर आप वो J और K के कॉलम के बीच में नहीं लिखे कि मेरा नाम है या नहीं, या दादा दादी किसी का नहीं है, आप नहीं लिखे ना, फिर भी फिजिकल फॉर्म, ऑनलाइन तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ऑनलाइन तो उसके बगैर एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन आप फिजिकल जाके वहां पे सबमिट कर सकते हैं। और फॉर्म 6 है NRIs के लिए है, फॉर्म 7 डिलीशन का है, किसी का भी, मेरे दादा का है अभी भी बता रहा है, उनका इंतकाल हो गया तो आप डिलीट करके हटा सकते हैं। और फॉर्म 8 जो है करेक्शन का है। इस वक्त करेक्शन कोई मत करिए अगर सबमिट नहीं किए, पहले एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल हो गया उसके बाद आपको जो करेक्शन करना है नंबर में अभी भी आपका अगर नंबर, जैसे कोई बोल रहे थे कि वोटर ID में मेरा नंबर नहीं है, तो आप अभी चेंज करने मत जाइए, आप पहले एन्यूमरेशन फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल हो गया उसके बाद आप फॉर्म 8 में जाके जो है कर लीजिए, तो 15 मिनट के अंदर या जैसे भी 1 दिन 2 दिन में आपका नंबर चेंज हो रहा। ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद देखिए करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि उसमें जब तक और भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी है, लेकिन फॉर्म 8 अभी मत भरिए, फॉर्म 8 को बाद के लिए रखिए, एन्यूमरेशन भर दें, उसके बाद जितना भी आपको करेक्ट करना है, नाम करेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करना है, एड्रेस करेक्ट करना है, एड्रेस और नंबर करेक्ट करना है, ये सब जो है आप बाद के अंदर जो है कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।